आपने बात बिल्कुल सही कही। जहाँ तक राजनैतिक परिवेश की बात है, नीतीश बाबू भी काफ़ी मुखर नज़र आ रहे हैं और राहुल गांधी भी काफ़ी मुखर होके सामने आ रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, नीतीश बाबू की और राहुल की, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं और नीतीश बाबू का आरएसएस पे अटैक कि आपकी कोई भूमिका नहीं रही आज़ादी के संग्राम में। प्लस मोदी जी कोई हमारे देश के अगर राष्ट्रपिता हैं, तो उन्होंने क्या भारत के लिए किया है? तो ये एक तरह से फडणवीस साहब की पत्नी ने 2-3 बार ये शब्द इस्तेमाल किए कि हमारे राष्ट्रपिता हैं, नए नए भारत के राष्ट्रपिता। तो अब भारत के अंदर राष्ट्रपिता भी कैटेगराइज़ हो गए हैं, पुराने ज़माने के पुराने भारत के राष्ट्रपिता और नए भारत के राष्ट्रपिता। और और राहुल के बारे में ये कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते, तो उन्हें दिक्कत नहीं है। ऐसा लगता है कि नीतीश बाबू और राहुल अब राजनीति के सेंटर स्टेज पर आ गए हैं। कहीं न कहीं अब वो एक धुरी बन रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें इवन भाजपा भी विचलित है, व्यथित है कि इनको सँभाला कैसे जाए? क्योंकि खतरे जब सामने होते हैं तो शायद कहीं न कहीं उसके लिए एक रणनीति बनाने की बात होती है, तो भाजपा तो उसके लिए हमेशा तैयार रहती है। लेकिन कुछ बदलाव आ रहा है 2022 के अंत से ही और 2023 की शुरुआत में आप इन संकेतों को किस रूप में देखते हैं? आनंद जी। जी। देखिए, एक चीज़ तो मैं दोनों लोगों के लिए, नीतीश जी के लिए और राहुल जी के लिए, दोनों के लिए एक चीज़ कहूँ। मुझे एक चीज़ दोनों नेताओं में एक चीज़ अच्छी लग रही है कि ये इवॉल्व हो रहा है। ये इवॉल्व जब मैं बोलता हूँ तो जिस उम्र में आप हैं, जिस उम्र में मैं हूँ, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हम इवॉल्व हों। हम भी कोशिश करते हैं कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे उसमें कुछ ऐसा मिले कि कल मैं अपना जो मेरा दर्शन है या जिस देखने का नज़रिया है, उसमें अगर कोई मुझे करेक्शन की ज़रूरत है, तो वो करेक्शन लगातार होता चले। तो मुझे इन 2 नेताओं के लिए अच्छी चीज़ ये लग रही है कि इवॉल्व हो। पहले मैं राहुल गांधी की बात करूँ। राहुल गांधी जब ये यात्रा शुरू किए थे, तो मैं सार्वजनिक रूप से ईमानदारी से बताऊँ, मेरे मन में भी ये कहीं खटका था कि पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने एक इमेज अपनी बना ली थी कि वो थोड़ा बेलौस थे, सीरियसली नहीं लेते थे। बाकी किसी चीज़ में दिक्कत नहीं थी। उनकी उनकी फिलॉसफी में, सोचने में, कमिटमेंट में, अब चीज़ों को समझने में दिक्कत नहीं थी। लेकिन लेकिन एक जो शायद राहुल गांधी के 2 पक्ष अभी उभर के आए। एक पक्ष तो उभर के आया कि अगर वो फ़ोकस हो गए हैं, तो ही हैज़ फ़ोकस। ये इतनी लंबी यात्रा, इतने मुश्किल उसमें, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है कि इसको आप गांधी की यात्रा से, गांधी की यात्रा भी दांडी की 26 दिन या कितने दिन की थी, ये 100 दिन से ऊपर की यात्रा है और मुश्किल हालात में। एक। दूसरा मुझे ये आया कि राहुल गांधी का एक पक्ष जो अभी शायद बहुत से लोगों को नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हरदम अपना आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल उसको बहुत काउंट करते थे। वो गुफा में जाके बैठ के कई कमरे कैमरे लगवा के वहाँ अपना ध्यान की भी फ़ोटो वो करते थे। जबकि हमको आपको मालूम है कि अगर ध्यान लगाना है 2 मिनट का भी, तो वहाँ कोई नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी का ये बहुत सी जगहें अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खुल रहा है कि जो बीच में कहा जाता था कि राहुल गांधी गायब हैं और राहुल गांधी मिल ले रहे हैं, कहीं चले गए। वो जो अपनी साधना थी, उसकी प्रैक्टिस के लिए लोग कह रहे हैं कि वो जाते थे विपश्यना हॉल और उस तरह की बहुत सी साधना, और वो दिख रहा है। हम और आप समझते हैं जिस ढंग जो, मैं बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, शारीरिक रूप से राहुल गांधी आज जहाँ खड़े हैं, वहाँ हिंदुस्तान के शायद चंद, वो 100 में भी चंद जो जो मैं साधु सन्यासी की बात नहीं कर रहा हूँ। साधु सन्यासी अलग एक कैटेगरी है जिनको, जो हम लोगों से बहुत ऊपर हैं, जो हमसे और आपसे इंटरैक्ट भी नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारे आप जैसे लोग, जो एक आम आदमी से बातचीत होती है, जो मिलते हैं, देखते हैं, उसमें शायद दहाई या सैकड़े में लोग नहीं होंगे जो शारीरिक क्षमता राहुल गांधी जैसी रख रहे हैं। हुँ। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, फौज एक अलग चीज है। फौज की शारीरिक क्षमता ट्रेन किया जाता है, उनकी एक शारीरिक क्षमता अलग है। लेकिन एक एक राजनेता, एक इस तरह की व्यक्ति की, वो बिना बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति के आदमी इस तरह से नहीं घूम सकता है। इस तरह से वो जो टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं, वो नहीं घूम सकता है। आप नाटक करने की कोशिश करिए ना। अगर 10 मिनट 10 किलोमीटर या 1-2 घंटे बाद छींक ना आने लगे, ये हमारा आपका एक्सपीरियंस है, छींक आने लगेगी। तो एक तो उन्होंने ये इवॉल्व किया। दूसरा, राहुल गांधी का जो एक और पक्ष इवॉल्व हुआ है, वो पक्ष ये हुआ है कि उनमें एक ईमानदारी नज़र आ रही है जब वो कहते हैं कि मैं सबसे प्रेम, देश में एक में जोड़ने का जो हमारा मूल मंत्र है, सबको साथ लाओ, किसी से खराब मत रखो। वो अगर अगर वो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पे जा रहे हैं, तो उसमें ईमानदारी टपकती है। उसमें ये नहीं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जब
गांधी जी के सामने जाके ऐसे नमन करते हैं अपने ऑफिस में, तो ईमानदारी नहीं टपकती है। वो हम्म। लगता है कि ये कुछ करने आए। मतलब मैं एक थोड़ा थोड़ा विथ कॉशन में कह दूं, इवन जो वो अपनी माँ के पास जाते थे तो ईमानदारी नहीं टपकती थी, क्योंकि इतने कैमरे लेके जाते थे कि ये लगता था कि देखो फिर आ गया, ये फिर इसे अपना बे। तो राहुल गांधी की वो एक पक्ष वो लग रहा है। और एक अच्छा काम उन्होंने, यात्रा जो शुरू हुई थी और अभी में एक फर्क आप देखिए, अब वो रीच आउट कर रहे हैं सब लोगों को। ही इज हम्म। नाउ टॉकिंग ऑफ अ लार्जर कैनवस। वो अब कहीं पे भी विपक्ष में ये नहीं कह रहे हैं कि वो हमारे साथ नहीं है, वो कह रहे हैं सबके अपने कंपल्शन हैं। और अगर दिनेश जी, हम और आप ये समझ लें कि आपके अपने कंपल्शन है, मेरे अपने कंपल्शन है, और अगर हम इसको अप्रिशिएट कर लें, तो शायद हम, अगर किसी के बीच में कोई दुराव रह ही नहीं जाएगा, तो ही इज अग्री। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि देश के मामले में पूरा विपक्ष एक खड़ा है, और ये फैक्ट भी है। अगर आप चुनावी राजनीति को किनारे करके किसी भी विपक्षी नेता से बात कर लीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन, एंड आई विल इवन से टू द एक्सटेंट कि बीजेपी के बहुत से नेता से भी अगर आप बात कर लीजिए चुनाव को किनारे करके, तो उनको भी ये लगता है कि जो हो रहा है देश हित में नहीं हो रहा। तो उस फ्रंट पे कम से कम एक राहुल गांधी एक बड़ी लार्जर पिक्चर को देख पा रहे हैं। अभी तक कोई देख ही नहीं पाता जी। था। अब रही बात नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार को मैं दो तरह से देख रहा हूं। एक प्रैक्टिकल नीतीश कुमार, जो एक जो चुनावी नीतीश कुमार है, और एक एक वो नीतीश कुमार जो जो शायद चुनाव के बियॉन्ड देख रहे हैं। प्रैक्टिकल नीतीश कुमार का एक चीज समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जब 89 में चुनाव जीत के केंद्र में आए और पहली बार मंत्री बने, नीतीश कुमार ने जब भी मंत्रिमंडल चलाया है, वो गठबंधन का चलाया है या उसके पार्ट रहे हैं। मतलब 89 में तो वो वीपी सिंह की सरकार थी, लेकिन पार्ट नीतीश कुमार थे, वो जो गठबंधन सरकार थी। फिर वो जो अटल जी की सरकार में वो गठबंधन सरकार, फिर वो जो बिहार में लगातार उन्होंने अभी तक इतने 20-22 साल की चीफ मिनिस्टरशिप की, या 16-17-18 साल की, उसमें वो केवल और केवल गठबंधन के वो हैं। तो जो कहना चाह रहे हैं कि ही इज प्राइमरली ही इज अ टीम मैन। उनको वो गठबंधन की कंपल्शंस, गठबंधन की समस्याएं, ऊंच नीच, खट्टा मीठा, ये अनुभव है। तो आई विल ऑलवेज से कि जो अपोजिशन की राजनीति है, विपक्ष की राजनीति है, उसके लिए इज मोस्ट सूटेड, क्योंकि कैसे अपने साथियों को साथ रखना ये उनको समझ में आता है, नंबर एक। नंबर दो, केवल अगर चुनाव की बात करें तो उनका ये गणित भी बिल्कुल ठीक होता है कि किसके साथ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है। चुनावी गणित नीतीश कुमार से अच्छा कोई नहीं देखता। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब बात आती है दूसरे नीतीश कुमार की, जो चुनाव के बियॉन्ड है। नीतीश कुमार को ये चीज बिल्कुल ठीक से समझ में आ गई है कि नीतीश कुमार जब एनडीए के साथी होते हैं बीजेपी के साथ, तो वो बिहार के एक नेता, क्षेत्रीय नेता के रूप में इस देश की जनता के वो दिखाई देते हैं। और वहां पे अगर क्षेत्रीय नेता देखें तो लालू का कद अभी भी बहुत बड़ा है, अब तेजस्वी भी बड़े नंबर ऑफ सीट्स की वजह से। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए छोड़ के विपक्ष में आते हैं, नीतीश कुमार एक राष्ट्र नेता हो जाते हैं। उनको लोग प्राइम मिनिस्टर का ऑल्टरनेटिव मानने लगते हैं, और ये मानने लगते हैं कि भाई ये आदमी आ गए हैं तो विपक्षी एकता करा देंगे, इत्यादि इत्यादि। नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि भाई अब उनका समय आ गया है जब वो तेजस्वी यादव को आगे आने वाले समय में चीफ मिनिस्टर बनते हुए देखना पसंद करेंगे। और इस तरह की उन्होंने बातें कही, जहां पे ये क्लियर हो गया है कि अब मोर और लेस ये उनका एज चीफ मिनिस्टरशिप शायद आखिरी चीफ मिनिस्टरशिप। नो, ही इज लुकिंग बियॉन्ड इट। ये नीतीश कुमार को बिल्कुल ठीक से समझ में आता है कि 15, 16, 17, 20 एमपी लेके वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन उनको यह भी समझ में आता है कि बिना एमपी बने भी बहुत से लोग, अगर मैं ये कंपैरिजन थोड़ा बड़ा हो जाता है, और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि कंपैरिजन बड़ा हो जाता है। अगर जेपी बिना इलेक्शन लड़े जेपी बन सकते हैं, देश के बाद बहुत से ऐसे राजनेता, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जो बिना इलेक्शन, तो शायद ये समय ऐसा है कि जब नीतीश जी को राष्ट्र हित में अपना एक रोल पूरा करना है, और उस रोल में उनको उनकी क्लैरिटी भी हो गई है। उनको ये समझ में आ गया है कि जैसा कंपल्शन की वजह से कांग्रेस को कोई गाली देता रहे, लेकिन कांग्रेस उस लार्जर जो भी गठबंधन कह लीजिए, या उसका हिस्सा होना जरूरी है। लीड करेगा कि नहीं करेगा ये सब अलग बातें हैं,
लेकिन अगर एक लार्जर, वो प्री पोल होगा, पोस्ट पोल होगा, लेकिन अगर आपको मोदी जी से इतर कोई राजनीति की बात करनी है, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करनी है, तो उसमें कांग्रेस के भागीदारी के बिना संभव नहीं है, और ये नीतीश जी समझते हैं। तो जी, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि 2 अच्छे लोग, जिनके ऊपर कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा है, दाग नहीं लगा, आरोप लगाने की कोशिश कई बार की गई, लेकिन वो चिपक नहीं पाया। ये अच्छी बात है देश की पॉलिटिक्स के लिए कि कम से कम ऐसे लोग जी, सामने आए। जी। एक बड़ा लिटमस टेस्ट आ रहा है अप्रैल महीने के अंदर कर्नाटक चुनाव का। कर्नाटक की परिस्थितियां इस किस्म की है जहां पर भाजपा की सरकार मैं का जो दिनेश गवर्नेंस है। जी, मैं 1 मिनट रोक दूँ, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का एक मामला था, उसको मैं कंप्लीट कर दूँ बस बहुत जी, संक्षेप में 1 मिनट में। देखिए, ये तो हमारा देश स्वतंत्र है, और सबको आज़ादी है, राइट टू एक्सप्रेशन है। तो इस देश में कुछ लोग गोडसे को भी अपना पिता, राष्ट्रपिता के रूप में मानते हैं, और भाजपा के सांसद भी रहते हैं। तो ठीक है, ये तो अपनी-अपनी चॉइस की बात है। मुझसे एक एक किसी साथी ने बहुत मुझे बहुत मौजू सवाल लगा। मतलब मौजू उनका सवाल लगा, मेरे पास आंसर नहीं था। उनका कहना था कि ये जो गांधी की हत्या के लिए 5, 7, 8 बार कोशिश हुई थी, इन्हीं लोगों ने की थी। तो अगर गांधी से इतनी तकलीफ थी, दो आपको देश के बँटवारे की इतनी थी, तो जाके जिन्ना को क्यों नहीं मार दिए थे गांधी की जगह? देश का बँटवारा ही नहीं होता। कहना ये है, उनका कहना ये था, जो मेरे मित्र थे, कि यही बँटवारा कराना चाहते थे। क्योंकि अगर बँटवारा रोकना और हिंसा की बात कर रहे थे, तो उसको मारते ना जो बँटवारे के पीछे लगा हुआ था। इनको मारने की क्या ज़रूरत थी, जो बँटवारा नहीं कराना चाहता था। तो इनको भी अगर कोई जिन्ना को राष्ट्रपिता मान रहा है, तो जिन्ना को राष्ट्रपिता माने। उस सीरीज़ में बहुत से लोग हो सकते हैं। सावरकर को भी राष्ट्रपिता माने, जिन्ना को भी राष्ट्रपिता माने, जिसका मना है उसको माने। लेकिन हमको और आपको पता है कि राष्ट्रपिता कौन है। दुनिया को पता है कि राष्ट्रपिता इस देश का कौन है। तो इस किसी के कहने से नहीं। और दूसरा, देवेंद्र फडणवीस जी की पत्नी के लिए मैं और कुछ बयानबाज़ी नहीं कहूँगा। सिर्फ़ इतना कहूँगा कि एक लंपट बाबा, लंपट न व वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जानते हुए कि एफआईआर हो सकती है, उसके यहाँ एक लीगल टीम बैठी हुई है। बाबा रामदेव महिलाओं के बारे में टिप्पणी करते हैं, और वो एक शब्द नहीं बोलती। वो एक शब्द नहीं बोलती। बाबा को वहाँ कहते हैं कि नंगी औरतें भी वो अच्छी लगती हैं, और उसके बाद वो चुपचाप वहाँ बैठी रहती हैं। मुझे उनके बारे में कुछ अब क्या कहूँ? मतलब एक महिला अगर चुपचाप इसका भी प्रतिकार ना करें, जबकि पोज़ीशन ऑफ अथॉरिटी में थी, आप एक बड़े नेता की पत्नी हैं, उस हैसियत से वहाँ गई थी। लेकिन ठीक है, अब देश देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है।